वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। इसके नोट्स का एक लेक्चर मैंने कंप्लीट बना रखा है, तो प्लीज़ इट इज़ हाईली रिकमेंड कि आप नोट्स का लेक्चर पहले देखिए ताकि आपको पता रहे किस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है अलग अलग थ्योरम यूज करके। तो आई हाईली रिकमेंड नोट्स वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को अगर रीड करेंगे तो ये पी क्यू क्या है, टैंजेंट। अब इसे टैंजेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज वन, एक सिंगल पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, तो ये क्या बन गया, टैंजेंट। और ये P से लेके S, इसको हम लोग सीकेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, पास थ्रू हो रहा है, आर पार जा रहा है, इसलिए ये क्या बन गया, सीकेंट। तो टैंजेंट और सीकेंट के कॉम्बिनेशन से हम लोग को पूछा गया है सम, और इसमें हमें सेगमेंट्स के लेंथ फाइंड करने हैं। सेगमेंट्स देखिए, ये P से लेके S सेगमेंट हो गया, R से लेके S सेगमेंट हो गया, हमें सेगमेंट्स फाइंड करना है। तो टैंजेंट भी है, सीकेंट भी है, और सेगमेंट के लेंथ फाइंड करना है, तो थ्योरम का नाम आता है टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स कि कौन सा थ्योरम यूटिलाइज करना है। तो अब मैंने पहले टाइटल लिख देता हूं, बाय टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, जैसा मैंने आपने डिस्कस किया, एक टैंजेंट एक सीकेंट और सेगमेंट्स का लेंथ फाइंड करना, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जो जगह छोड़ी आपको लिखना पड़ेगा कि पी क्यू इज टैंजेंट, टैंजेंट एंड पी एस इज सीकेंट। ये थोड़ा सा हम लोग को अपना जो टाइटल है उसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं गिवन में से। अब स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन कैसे बनता है भाई दिस थ्योरम। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने टैंजेंट जो है उसको मैंने दो लाइन बना रखी है। मतलब क्या करना है आपको, टैंजेंट का स्क्वायर करना। जब मैंने नोट्स करवाया था तब भी मैंने ऐसे ही बताया था कि टैंजेंट का स्क्वायर होता है। और सीकेंट को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल, यानी कि क्या आ जाएगा, पी आर, फिर एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि पी से लेके पूरा का पूरा सीकेंट, यानी कि क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पी एस, और दोनों के बीच में क्या साइन आएगा, इक्वल का साइन। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बन गया बाय दिस थ्योरम। अब जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या वैल्यूज है स्टूडेंट्स, हम लोग को वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, टैंजेंट की। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी आर का भी वैल्यू दे रखी है। पी आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 8। फाइंड क्या करना है मुझे, पी एस फाइंड करना है। अब 12 का स्क्वायर 144, ये 8 मल्टीप्लाई से किस में जाएगा स्टूडेंट, डिवीजन में। एक स्टेप इधर कर देता हूं मैं, जिनको समझ में आता है वो एक ही स्टेप में इसको डिवीजन में भेज सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को क्या आने वाला स्टूडेंट्स, 144 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू पी एस। कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ, किस में जाएगा, 18 में जाएगा। तो हम लोग को पी एस का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। सम कंप्लीट नहीं होता है, अभी एक और चीज फाइंड करनी है। क्या चीज फाइंड करनी है हम लोग को, अब ये पूरा का पूरा सेगमेंट हमको मिल गया। ऊपर देखिए ये पूरा का पूरा सेगमेंट का लेंथ हमें जो क्वेश्चन मार्क था स्टूडेंट, अभी वो हम लोग को मिल गया। पूरा का पूरा कितना मिल गया, 18 मिल गया, पूरा का पूरा 18। अब इसके बाद में हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ये अभी भी हम लोग को मिला, कितना मिला, 18 मिला, 18 मिल गया पूरा का पूरा P से लेके S। अब देखिए P से लेके S बनता कैसे है, P से S बनता कैसे है, पी आर प्लस आर एस, पी आर प्लस आर एस। रीजन क्या आएगा इसका, पी डैश आर डैश एस, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अभी यहाँ पे पी एस का वैल्यू मुझे मिला 18, पी आर का वैल्यू मुझे दे रखा था कितना, 8। आर एस मुझे फाइंड करने को बोला है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आर एस का वैल्यू माइनस होने के बाद, आर एस का वैल्यू माइनस होने के बाद 18 माइनस 8 दैट इज 10 यूनिट्स। सम हो गया कंप्लीट, दैट्स इट। मैं इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ लास्ट सम में ऐसा हो सकता है कि मेरी जरूरत पड़े, मतलब किसी भी टीचर की जरूरत पड़े,
अदरवाइज आपने अगर नोट्स को प्रॉपरली समझा है और प्रॉपरली उसको देखा है, प्रॉपरली आपको समझ में आ गया है, तो कंप्लीट एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हो। दैट्स इट, होता है सम कंप्लीट। अब बढ़ते फटाक से सेकंड सम पे। सेकंड सम को हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। दोनों पार्ट्स में सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो मैं दोनों पार्ट हमें सर्कल दे दिया है। अब सेगमेंट्स का लेंथ फाइंड करने को बोला है, सेगमेंट्स का। अगर एंगल बोला होता तो वो हम लोग का कौन सा होता, फोर्थ एक्सरसाइज। वहाँ पे टाइटल आता है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। यहाँ पे क्या आएगा, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो टाइटल में पहले लिख देता हूँ, ये दोनों कॉर्ड स्टूडेंट्स एम एन एंड आर एस हम लोग लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। आपको स्टार्टिंग में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉर्ड एम एन एंड आर एस intersect each other internally at point D। ये को मेंशन कर देने का गिवन इंफॉर्मेशन, ओके। और उसके बाद में टाइटल लिख के डायरेक्ट इक्वेशन लिखना। अब इक्वेशन कैसे लिखना है, जो एक पूरा कॉर्ड है, उनका कॉर्ड आर एस, ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, रेड वाले सेगमेंट आर डी और डी एस। हम लोग इसको लिख देंगे आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस इक्वल का साइन। अब ग्रीन वाला कॉर्ड एम एन दो पार्ट में डिवाइड है, एम डी और डी एन। अब इसको लिख देंगे, बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यूज आर डी का वैल्यू कितना दे रखा है 15, डी एस का वैल्यू कितना दे रखा है 4, ओके। एम डी का वैल्यू दे रखा है कितना है 8, और डी एन मुझे फाइंड करना है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई से डिवीजन में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग को मिलने वाला है 15 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये 8 डिवीजन में गया इज इक्वल टू डी एन। कटिंग पॉसिबल तो कटिंग करने का होएगा क्या, हाँ कटिंग हो जाएगा। अब देखिए 4 1 जा और ये 4 2 जा, और कटिंग होएगा इसको और इसको, 2 1 जा और ये कितना 7.5। तो देखिए मुझे डी एन का वैल्यू मिल गया 7.5। हम यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स डोनेशन दे देंगे, हाफ मार्क्स डोनेशन में जाएगा। डोनेशन मतलब डोनेट कर दिया आपने, ठीक है। अब इतने ज़्यादा तो मार्क्स आ नहीं रहे कि डोनेट करें, तो इसलिए बेटर है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। अब ये हमने किया पार्ट 1, अब करते हैं पार्ट 2। ये पार्ट 1 किया है, ये कौन सा किया है मैंने, पार्ट 1 किया है। कहाँ पे लिखूँ, जगह की कमी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज पार्ट 1। अब पार्ट 2 का फाइंड डीएस करने को बोला, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ये डीएस जो है ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यूजुअली फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसा आता है फॉर्मूला, ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर डी मल्टीप्लाई बाय डी एस। ये रेड वाला जो कॉर्ड है दो सेगमेंट से डिवाइड हुआ है उसके नाम, फिर ग्रीन वाला जो कॉर्ड है एम डी, और फिर दो पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है उनके नाम, पूरा कॉर्ड दो पार्ट में एम डी और डी एस। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। इसका तो काम हो गया। फाइंड क्या करना है, डीएस फाइंड करना है। अब डीएस फाइंड करना है तो मुझे आर डी का वैल्यू दिया नहीं है, अगर दिया होता तो ये तो नीचे डिवीजन में जाता, काम हो जाता, लेकिन इधर नहीं दिया हुआ है। तो इधर नहीं दिया तो स्टूडेंट हम लोग को क्या करने का है, क्या इसके बदले हम लोग को दे रखा है ये पूरा का पूरा, ये पूरे के पूरे कॉर्ड का लेंथ, ये पूरे के पूरे कॉर्ड का लेंथ, ये पूरे कॉर्ड का लेंथ स्टूडेंट्स कितना दिया है मुझे 18 दिया। पूरे कॉर्ड का लेंथ कितना दिया है 18, देख लेता हूँ 18 है ना, हाँ पूरे कॉर्ड का लेंथ क्या दिया है 18। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या फाइंड करने को बोला है, डीएस फाइंड करने को बोला है, डीएस। तो मैं डीएस को क्या कर लेता हूँ एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। अगर ये एस एक्स हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स। कैसे आया वो करते, सबसे पहले ये डीएस फाइंड करना है तो इसको मैं अज्यूम कर लूंगा, लेट डीएस इज इक्वल टू एक्स, पूरा कॉर्ड आर एस, पूरा कॉर्ड आर एस। बना कैसे है,
दो सेगमेंट रेड वाला आरडी और डीएस, उनके नाम लिखता हूँ, आरडी प्लस डीएस। अब देखिए ये तो मैंने एक्स अज्यूम कर लिया था, यहाँ पे लिखा है ना डीएस, आरडी मुझे पता नहीं है और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 18, और आरडी को आरडी ही लिख देता हूँ ऐसे। अब ये इधर जाएगा तो नेगेटिव होएगा तो स्टूडेंट्स क्या मिलने वाला है मुझे, 18 माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव हो गया, और 18 माइनस एक्स ये किसका वैल्यू मिला मुझे, आर डी का वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पे आर डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्या वैल्यू है आर डी का वैल्यू 18 माइनस एक्स, और डीएस का भी वैल्यू है, डीएस का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, हमने एक्स अज्यूम किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्स इंटू 18, 18x, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। ये तो फैक्टराइजेशन ऐसा हो जाएगा कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, चैप्टर 2 अलजेब्रा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर को उधर भेजता हूँ, ये देखिए एक्स स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ और इसको भी इधर भेज रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, साइन चेंज, एक्स स्क्वायर जो कि नेगेटिव था उधर जाएगा बनेगा पॉजिटिव, 18 जो कि पॉजिटिव था उधर जाएगा क्या बनेगा नेगेटिव, 72 तो उधर ही था वो उधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करने का है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हम लोग को क्या आने वाला है 72, ठीक है 1 इंटू 72। अब 72 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, सच दैट मुझे कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, मिडिल टर्म 18 आना चाहिए। 72 किस में आता है, 12 के टेबल में आता है, 12 6 जा 12 6 जा 12 6 जा 72, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे, अब 12 और 6 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 18 आ रहा है, लेकिन मुझे माइनस साइन चाहिए तो इसलिए मैं दोनों को माइनस साइन दे दूँ, जब मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इंटू माइनस तो मुझे प्लस भी आ जाएगा, तो मुझे तो 72 तो मेरा प्लस ही था देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट टू टर्म्स और नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालना है, तो फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या आएगा स्टूडेंट एक्स, एक्स माइनस 12, नेक्स्ट टू टर्म में से क्या आएगा 6 का टेबल, माइनस 6 कॉमन निकालेंगे एक्स माइनस 12। अब देखिए मैंने अंदर माइनस साइन दिया क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस। अब ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो कैलकुलेशन सही चल रहा है, इन दोनों को साथ में लिख देंगे एक्स माइनस 12, और बाहर जो था उनको नया ब्रैकेट दे देंगे, मतलब इनको इनको नया ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, ये रफ वर्क था, ठीक है। अब फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट यानी कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये 6 इधर जाएगा बनेगा पॉजिटिव, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। सेम उसी तरह से ये 12 इधर जाएगा ये बनेगा पॉजिटिव, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो मेरे पास x के दो वैल्यू आ गए, अब मैं x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे दोनों ही करके देने हैं, ठीक है ना, मुझे दोनों वैल्यू आ गई है, दोनों ही सब्स्टिट्यूट करके देने हैं, कोई एक नहीं करना है, ठीक है। तो फाइनल मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंसर ds इज इक्वल टू x का वैल्यू एक 12 लिख दूंगा यानी कि 12 यूनिट्स, और ds इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। याद रखना है हमें दोनों वैल्यू देना है, एक नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, आपको समझ में आया, ठीक है। अगर मुझे आर डी फाइंड करने को बोला होता, कौन सा आर डी, तो मैं x को एक बार 12 सब्स्टिट्यूट करता और x को एक बार 6 सब्स्टिट्यूट करता, तो आर डी के मुझे दो दो वैल्यू लिख के देना पड़ते, यूनिट्स लिखना है अदरवाइज हाफ मार्क्स जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम पे।
तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम पे वापस से आपको डायग्राम को रीड करना है स्टूडेंट। एक ये जो ए बी है ये है टैंजेंट, क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दूसरा ये ए डी दो पॉइंट पे सर्कल को टच करा, तो ये बन गया सीकेंड। टैंजेंट मिल गया, सीकेंड मिल गया, और सेगमेंट्स के लेंथ मुझे दे रखे हैं और सेगमेंट्स के लेंथ मुझे फाइंड करने हैं। तो टैंजेंट, सीकेंड, सेगमेंट। तो टाइटल लिख देता हूँ पहले, बाय tangent secant segment theorem। tangent secant segment theorem फॉर्मूला लिखने है आपको मैंने बता ही रखा है कैसे लिखते हैं। पहले टैंजेंट का स्क्वायर आएगा, फिर ये सीकेंट के सेगमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा। ऊपर जो जगह छोड़ी है उसमें हम लोग को गिवन इंफॉर्मेशन से बताना है दैट ए बी इज टैंजेंट एंड ए डी इज सीकेंट। अब लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर, यानी कि क्या लिखा मैंने, टैंजेंट का स्क्वायर। और सीकेंड को कैसे लिखना है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पूरा का पूरा सीकेंड, यानी कि ए सी मल्टीप्लाई बाय ए डी। ओके, अब फटक से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू ए बी का वैल्यू दे रखा है क्या, हाँ 12, 12 का स्क्वायर। ए सी का वैल्यू दे रखा है क्या, हाँ 8। ए डी का वैल्यू, अरे वो तो फाइंड करना है, तो उसको रीकॉपी कर देता हूँ, उसको रीकॉपी करता हूँ, ग्रीन इंक से ही कर देता हूँ। ओके, अभी भी हमने किया था 12 का स्क्वायर 144, और ये 8 मल्टीप्लाई में किसमें जाएगा, नीचे डिवीजन में। तो मुझे एडी का वैल्यू मिल जाएगा, कटिंग करूंगा कितना आ जाएगा एडी का वैल्यू, 18। वापस से एडी का वैल्यू मुझे मिल गया 18। पहला सब में भी 18 ही आंसर आया था, 18 यूनिट। तो चलो एडी का वैल्यू मिल गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडी का वैल्यू। एडी का वैल्यू जो कि क्वेश्चन मार्क्स था हम लोग को मिल गया 18। अब इसके बाद में क्या फाइंड करने को बोला है, इसके बाद में ना मुझे ये फाइंड करने को बोला है, क्या फाइंड करने को बोला है, डीसी। तो अभी डीसी के लिए क्या करेंगे, कोलिनियर पॉइंट जैसे उस सब में किया था स्टूडेंट्स, सेम उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा एडी बनता कैसे है, ये एडी बनता कैसे है, एडी नाव लिख के, नाव लिख के, एडी बनता कैसे है, ए से लेके सी, यानी कि यहाँ ए से सी प्लस डी सी, जो कि मुझे फाइंड करने को बोला। इसका रीजन क्या आएगा, कोलिनियर पॉइंट्स, सिंस ए डैश सी डैश डी। एडी का वैल्यू अभी अभी हमको मिला, कितना मिला, 18। एसी का वैल्यू मुझे दे रखा था, डायग्राम में देखिए कितना दे रखा है, 8। डीसी मुझे फाइंड करना था, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मुझे डीसी का भी वैल्यू मिल जाएगा 10। तो देखिए डीसी का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद में क्या फाइंड करना है, इसके बाद में हम लोग को क्या फाइंड करने को बोला है, डीई का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए वापस बोर्ड पे डीई, डीई, ये डीई। अब देखिए मैं इस पार्ट को वापस रीड्रॉ कर रहा हूँ, ये ओ है, ये डी है और ये सी है। यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट ई, मुझे अभी ये डीई फाइंड करने को बोला है, डीई हाईलाइट कर देता हूँ, ये डीई, ये डीई फाइंड करने को बोला। अब देखिए वो तो सेंटर था, डायग्राम ऊपर है, देखिए सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ किस पे, कॉर्ड पे। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ किस पे, कॉर्ड को। तो कॉर्ड को क्या करता है, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट। ये पूरा का पूरा कॉर्ड का लेंथ मुझे कितना मिला था, 10। तो ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट होएगा, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, 5, ये पार्ट कितना आएगा 5, और ये तो मुझे फाइंड करने को बोला था। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे ओ ई इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड डी सी, therefore perpendicular drawn from center to chord bisects the chord। ये रीजन है, हम चाहे तो साइड में लिख सकते हैं, ऊपर स्टेटमेंट की तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब डी ई
will be half of complete DC. हाफ ऑफ DC कितना था स्टूडेंट्स 10, तो ये कटिंग कर देंगे, DE का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, तो मुझे DE का वैल्यू आ गया 5। हो गया सम कंप्लीट। ठीक है, जैसे जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है और इस एक्सरसाइज के काफ़ी सारे सम्स है, क्योंकि 4 और 5 के कंबाइन करके काफ़ी सारे सम है, 7-8 सम्स, 7-8 तो क्योंकि क्या ऐसा है ना, हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे सब क्वेश्चन मिला दिए। ठीक है, तो 7-8 बोल सकते हैं आप। अगर क्वेश्चन का देखोगे तो 5-6 क्वेश्चन है, उसके सब क्वेश्चन करके 8-10 के करीब पहुंच जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम 13 से लेके 18 तक प्रॉब्लम सेट के सम्स, उसमें आपको मोस्टली ऐसे ही टॉपिक्स पे सम्स मिलने वाले। अब फटक से बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे ये सम में दोनों कॉर्ड्स कहाँ पे मीट कर रही है, एक्सटर्नली मीट कर रही है। ठीक है, और हमें सेगमेंट्स के लेंथ दे रखे हैं और सेगमेंट्स के लेंथ फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप में हम लोग को क्या आएगा, 3.5 एक्सरसाइज का थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। एंगल होता है तो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। तो ये इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टी, थ्योरम, डिवीजन, ये वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपके मार्क्स कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को जो सेगमेंट्स के लेंथ दे रखे हैं वो मैंने आपको लिख दिया है, एक बाकी है मेरा लिखना, क्यू आर का लेंथ दे रखा है, क्यू आर का लेंथ, क्यू आर का लेंथ, क्यू आर का लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 दे। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि माइंड में प्रॉपर आ जाए क्या करना है। ये सम नंबर 4 है स्टूडेंट, सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला कैसे आता है स्टूडेंट, जब एक्सटर्नल कॉर्ड्स का डिवीजन होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल तक, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पूरा का पूरा सीकेंड। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आएगा, पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर। ठीक है, उसके बाद में वापस से एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल तक, यानी कि क्या आएगा, पी एस, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पूरा का पूरा सीकेंड, बोले तो कितना, पी टी। अब देखिए यहाँ पे ये मुझे दे नहीं रखा है, लेकिन ये ग्रीन वाला पोर्शन 6 है और ये ब्लैक वाला पोर्शन कितना है, 10 है। तो ये पूरा पी से लेके आर सिंपल ऐड करके मिल जाएगा, 10 प्लस 6 16, क्योंकि मुझे पी पी आर मुझे जरूरत है यहाँ पे। ये देखिए, तो पहले मैं वो कर देता हूँ, मैं क्या लिखूंगा कि पूरा पी आर बनता कैसे है, पी आर बनता कैसे है, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू का वैल्यू 6, क्यू आर का वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 16 यूनिट्स। तो देखिए पी आर का वैल्यू मुझे मिल गया 16, पी क्यू का वैल्यू ऑलरेडी मुझे दे रखा था तो वो भी मैं इधर लिख देता हूँ 6। ठीक है, अब इसके आगे पी एस का वैल्यू, पी एस का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 8। पी टी का वैल्यू नहीं दे रखा है, मुझे पी टी का वैल्यू नहीं दिया है। तो मुझे सबसे पहले अब पी टी फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले पी टी फाइंड करूंगा। यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन मार्क वाला है, ये मेरा एक्चुअल में सम है। तो मैं पहले क्या करूंगा, अब पीटी का वैल्यू फाइंड करूंगा। पीटी का वैल्यू मिलने पर मैं क्या करूंगा, पीटी के आंसर में से पीएस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स है तो मुझे टीएस का वैल्यू मिलेगा। इस तरीके से सम सॉल्व होगा। यहाँ पे रीजन मेंशन करना पड़ेगा, क्या रीजन आएगा कोलिनियर पॉइंट्स का, दैट इज पी डैश क्यू डैश आर। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉर्ड्स कौन सी, टी एस एंड आर क्यू, एक्सटेंडेड कॉर्ड लिखेंगे, एक्सटेंडेड कॉर्ड टी एस एंड आर क्यू इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। देयरफॉर ये आ जाएगा थ्योरम, थ्योरम का इक्वेशन। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, सिंप्लीफाई करते हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट 6 into 16, इसको रिकॉपी कर रहा हूँ, 6 into 16, ये 8 मल्टीप्लिकेशन से नीचे डिवीजन में जाएगा, तो ये तो नीचे डिवीजन में आ गया, इसके सामने क्या है, पी टी। अब कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर देने का, कटिंग क्या होएगा, ये कर देता हूँ, 8 1 जा 8 2 जा, तो मुझे पी टी का वैल्यू मिल गया, फटक से इनको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 12 यूनिट। अब एक बार पीटी का वैल्यू मिल गया तो डायग्राम देखिए ऊपर, पूरा पीटी बनता कैसे है, पूरा पीटी बनता कैसे, पी एस प्लस पी एस, तो मैं अभी वो लिखूंगा, नाउ पीटी इज इक्वल टू पी एस प्लस पी एस, कोलिनियर पॉइंट्स पी डैश टी एस डैश टी, पीटी का वैल्यू अभी भी मिला, कितना मिला, 12, पी एस का वैल्यू कितना है, 8, पी एस मुझे फाइंड करना है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 4, हो गया सम कंप्लीट। दैट्स इट। तो देखिए सम इजी है, अभी आपने देखा है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना ही डिफिकल्ट चैप्टर आपको कोई भी बोले उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो इजी होता है, जो आपके लिए स्कोरिंग। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा दिस एक्सरसाइज 3.5, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं ना कि मैं सर्कल को स्किप मार देता हूँ, मत मारो उसको, मत मारो उसको। जो देखिए एक्सरसाइज 3.4 के लास्ट के दो सम है और 3.5, इसमें तो गारंटेड सम आएगा, 101%। नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके बोल देना, सर आप बोलते नहीं, चाहे एक्टिविटी में आए चाहे सम में आए, किधर ना किधर तो जरूर आएगा, गारंटेड है, लिख के ले लो, ठीक है। ओवर पीरियड टाइम मैंने देखा है, इन जो मैंने वो दो सम बोले और ये पूरा एक्सरसाइज बोला, एक्सरसाइज में 5 ही सम है और बाकी दो सम 7 सम, ये 7 सम और 3.2 का है, जो पहले दो सम है ना ऐड करके सेंटर का डिस्टेंस आ जाता है, एक्सटर्नल की इंटरनल से सब्ट्रैक्ट करके सेंटर का डिस्टेंस आता है, ये दो सम, ये 9 सम कर लो, और 3.1 का पहला सम 10 सम, ये 10 सम कर लो, 10 सम में से गारंटेड आएगा ही आएगा, तो सर्कल को छोड़ना मत, ये 10 सम कर लिया ना, समझो काम हो गया, सर्कल के लिए आप प्रिपेयर हो, क्योंकि सर्कल इतना बड़ा लेकिन इतने सारे सम्स नहीं आने वाले 4-5 सम ही हैं पूरे चैप्टर में, उस 4-5 में से ये जो मैंने 10 सम बोले ना, वो 10 में से कम 2 सम तो आपको गारंटेड मिल जाएंगे, 101%, किधर ना किधर तो मिलेंगे, चाहे एमसीक्यू में मिले, चलो आपको वो ऐसा लगता है एमसीक्यू तो छाप के हो जाता है, ठीक है, लेकिन 1 मार्क का सम आया तो वहाँ पे तो सोल्यूशन करके दिखाना पड़ता है ना, 2 मार्क का सम आया तो सोल्यूशन करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ आप प्रैक्टिस कर लेना, आप समझो कि आपने सर्कल का 50% काम कर दिया, क्योंकि यही आएगा, जो आ रहा है ना उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 50% प्रिपरेशन हो जाएगा, ये 10 सम, ओके। चलिए अब बढ़ते लास्ट सम, जहाँ पे मैंने बोला आपको शायद मेरी जरूरत पड़ेगी, दे रखा है दैट ई एफ इज अ डायमीटर और डी एफ इज अ, ठीक है। तो इस सम को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जो तरीका अभी मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी है, तो वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ई एफ डायमीटर बोला है तो प्रूफ उसी से स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिखेंगे सेगमेंट ई एफ इज डायमीटर, डायमीटर कहाँ से आया, गिवन है। अब ध्यान से देखिए, ये ई एफ डायमीटर, अगर ये डायमीटर है तो ये जो आर्क है ये सेमी सर्कुलर आर्क बन जाएंगे, मैं लिखूंगा देयरफॉर आर्क ई जी एफ इज सेमी सर्कुलर आर्क। और अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है तो सेमी सर्कुलर आर्क के अंदर जो भी एंगल होता है इंस्क्राइब, उसका मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कुलर, हाँ, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कुलर आर्क। अब क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हमें मिला तो हम लोग बोल सकते हैं
देयरफॉर देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ जी इज परपेंडिकुलर टू डी ई। क्या बोला मैंने? ये एफ जी इज परपेंडिकुलर टू कंप्लीट डी ई, सही ना? 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर है ना। अभी ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी तो 90 डिग्री होने वाला है, ये भी क्या होने वाला है? 90 डिग्री, सही बात है। अब अब क्या करने का? अब बोलूंगा कि डी एफ इज अ टैंजेंट एंड एच एफ इज अ रेडियस। नाउ एच एफ इज रेडियस, रेडियस है कि नहीं देखिए जरा। सेंटर है, सेंटर से लेके सर्कल, ये रेडियस बन गया। अच्छा, ये अगर रेडियस बन गया तो रेडियस तो स्टूडेंट आर था ना, रेडियस क्या था? आर, तो ये क्या बन गया? आर। ई एच भी रेडियस है, उसको भी क्या लिख दिया मैंने? आर। ठीक है, फिलहाल हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? इस पे। ये क्या है? रेडियस है, और ये क्या है? टैंजेंट है। रेडियस और टैंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो मैं लिखूंगा एंड डी एफ इज टैंजेंट, therefore therefore df is perpendicular to hf। कहाँ से आया ये? बाय टैंजेंट थ्योरम, बाय टैंजेंट थ्योरम। इसको मार्क कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट? हम लोग को ये वाला एंगल भी क्या मिल गया? 90 डिग्री। तो देखिए ये जो ट्रायंगल बना ना, ये हरा वाला एंगल भी 90 डिग्री, लाल वाला भी 90 डिग्री, ब्लैक वाला भी, तो ये तो तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। और तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल इस कॉम्बिनेशन में बैठ रहे हैं कि हम सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम यूटिलाइज कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। तीनों के तीनों ट्रायंगल विल बी व्हाट? सिमिलर टू ईच अदर बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट वी गेट तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब तीनों ट्रायंगल्स में से मुझे कंसीडर कौन सा करना है? देखिए मुझे ये रेड वाला कंसीडर करना है, रेड वाले का नाम क्या है? ई जी एफ, ट्रायंगल ई जी एफ इज सिमिलर टू, कौन सा वाला लूंगा मैं? ग्रीन वाला, बड़ा ट्रायंगल ग्रीन वाला, ई एफ डी, ट्रायंगल ई एफ डी। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये 3 मार्क के लिए आया तो डायरेक्ट सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम से कर देने का। अगर ये आया 4 मार्क के लिए तो देखिए ऊपर देखिए, ये रेड वाले ट्रायंगल और ग्रीन वाले ट्रायंगल में एक तो ये एंगल तो कॉमन आ जाएगा। कौन सा एंगल? एंगल ई कॉमन आ गया। दूसरा ये लाल वाला एंगल 90 डिग्री का है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हरा वाला एंगल 90 डिग्री का है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ईच 90 डिग्री। तो दो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल देंगे बाय डबल ए। ठीक है, फिर आप सिमिलरिटी और राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम मत यूज करना। 4 मार्क का है, थोड़ा कंटेंट बनाना पड़ेगा। 3 मार्क का तो डायरेक्टली लिख देंगे कि ये तो तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय सिमिलरिटी और राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम these two triangles are similar, out of 3 these two triangles are similar। ठीक है, ओके। अब ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के बाद में जरा ऊपर देखिए, मुझे डीई लेके आने का, और क्या लेके आने का है? जीई। अब देखिए यहाँ पे डीई को ढूंढते हैं, यहाँ पे डीई है क्या? नहीं। जीई है क्या? हाँ है ना, जीई है, ये रहा जीई। तो दूसरा और पहला अल्फाबेट, तो यहाँ से भी क्या आएगा? दूसरा पहला अल्फाबेट। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? जीई अपॉन एफ ई। हो गया? ठीक है, तो देखिए मुझे जीई तो मिल गया, लेकिन टू प्रूव दैट में एक और था, क्या था? डीई। डीई, तो डीई किधर है? डीई डीई रहा, थर्ड और फर्स्ट अल्फाबेट, तो यहाँ से भी थर्ड और फर्स्ट अल्फाबेट, लेकिन पहले ट्रायंगल का नाम पहले, तो लिखूंगा एफ ई
अपॉन डी ई। इसका रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ सिमिलर टाइम। अब क्या करना स्टूडेंट, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ऐसे जाएगा। तो आएगा मुझे जी ई मल्टीप्लाई बाय डी ई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एफ ई इंटू एफ ई क्या बन जाएगा? एफ ई स्क्वायर। एफ ई स्क्वायर। ठीक है, अब जरा बोर्ड देखते हैं पूरा का पूरा। इधर सॉल्व कर दूंगा बाकी का, पहले तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये पहला डीई था, टू प्रूफ स्टेटमेंट, और डीई लिखा, फिर क्या था जीई था, तो मैंने जीई लिख दिया। अब ये एफ ई डायग्राम में देखिए, एफ से लेके ई, एफ से लेके ई, ये तो एफ ई, ये तो रेडियस था। रेडियस क्या है? आर प्लस आर। तो मैं एफ ई के जगह पे, ये देखिए एफ ई के जगह पे अब मैं क्या लिख रहा हूँ? टू आर। रेडियस डायमीटर था ना, तो दो रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आने वाला है मुझे? टू का स्क्वायर फोर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखूंगा डी ए मल्टीप्लाई बाय जी ई। इधर रीजन क्या आएगा स्टूडेंट? क्या आएगा? ई एफ इज डायमीटर। क्या आएगा? ई एफ इज डायमीटर। ठीक है, जगह नहीं मिल रही है तो मैं इसको रब करके नीचे लिखता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा ई एफ इज डायमीटर, देयरफॉर डी ई मल्टीप्लाई बाय जी ई इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर। और ये मैंने प्रूफ कर दिया। दैट्स इट। तो विद दिस हमारा एक्सरसाइज हो जाता है आज कंप्लीट। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि मैं सॉल्विंग सेट के सम्स नहीं कर रहा हूँ, कुछ आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट आएगा, डिमांड आएगा, फीडबैक आएगा, तो वही सम्स करूँगा। इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डाउट के नाम पे। थंबनेल में आपका सम का नंबरिंग भी पूरा डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे, और हो सके तो आपके कमेंट में उसमें लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, थ्योरम मैं सोच रहा हूँ दो थ्योरम करने के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये दो थ्योरम ही आते हैं। और कौन से आ सकते हैं एज एक्टिविटी? जो 3.5 से पहले तीन थ्योरम है। कौन सा है? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, और टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट है, और ये तीन दे आर likely to come as activity or as a sum। ठीक है, थ्योरम के द्वारा नहीं आएगा क्योंकि उतना बड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे तो नॉट अप्रोप्रिएट, एज अ सम आ सकता है। तो मैं दो तो कर दूंगा, ये तीन का अगर आपका डिमांड होगा तो ही मैं करके दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं करके दिखाऊंगा। और विद दिस आई एम एंडिंग द लेक्चर, हैप्पी टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। आई स्टार्टेड ऑलमोस्ट, कब किया था? नवरात्रों में स्टार्ट किया था, और नवरात्रे खत्म भी हो गए हैं, आज 15 तारीख है। ठीक है, कुछ डाउट्स आता है तो यू आर वेलकम, प्लीज लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्या आज लेक्चर्स आने वाले हैं, उसके रेगुलर अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ। फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है, यही चैनल के नाम से है, तो वहाँ पे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो कंप्रेस करके लगाता हूँ तो शायद इतनी HD क्वालिटी की आपको ना मिले। ओके, और यूट्यूब पे तो सेम आपको HD क्वालिटी की वीडियोस मिलती है। बाय, टेक केयर, प्लीज़ शेयर करो यार, चैनल को ग्रो करो।